Hello students. Today we will discuss about economic reforms presented by Dr. Suman, Kasturi Ram College of Higher Education. As you know, economic reforms हम इनको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं. न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया इंडियन इकोनॉमी का ही ये एक पार्ट है. सबसे पहले अगर हम बात करें कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को सेटअप किसने किया, तो सबसे पहले हमारे माइंड में नाम आता है डॉक्टर मनमोहन सिंह. सभी जानते होंगे कि बहुत ही फेमस प्राइम मिनिस्टर ये रहे हैं, और उससे भी पहले ये बहुत अच्छे फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं. 1992 से लेकर 97 तक हमारा जो 8th 5 ईयर प्लान बना था, उसमें ये फाइनेंस मिनिस्टर थे, और उस समय हमारे जो पीएम थे वो नरसिम्हा राव जी थे. उन्हीं के कंट्रीब्यूशन से और उन्हीं के सुपरविजन में इस पॉलिसी को बनाया गया था. बहुत सारे रीजंस थे इसके पीछे कि इतने सारे चेंजेस क्यों किए जा रहे हैं, और मनमोहन सिंह ने इनको बहुत ही अच्छे से प्लान आउट किया था कि हमारी इकोनॉमी ग्रो कैसे कर सकती है, किस तरीके से हम अपनी कंट्री की डेवलपमेंट को इंक्रीज कर सकते हैं. इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन स्टार्ट किया गया था 1991 में. बहुत सारे रिलैक्सेशंस दिए गए थे ताकि हम अपनी कंट्री की डेवलपमेंट को इंक्रीज कर सके, बढ़ा सके. जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं उनको इसीलिए भी ओरिएंट करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हमारी मार्केट पर डे डाउन आ रही थी, और कहीं ना कहीं जो प्राइवेट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो भी बहुत कम हो रहा था. इसीलिए ये डिसाइड किया गया कि सम रिफॉर्म्स आर नेसेसरी फॉर आवर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. हम अपनी इकोनॉमी को डाउन नहीं जाने देना चाहते थे, इसीलिए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए गए थे, जिसका 100% जो कंट्रीब्यूशन है, 100% जो इनका क्रेडिट है, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह को जाता है. अब हम जानेंगे कि उन्होंने कौन कौन से रिफॉर्म्स किए और क्यों जरूरत पड़ी हमें इन रिफॉर्म्स की. फर्स्ट ऑफ ऑल, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. The term economic reforms broadly indicate necessary structural adjustment to external event. It includes the function of country's spending to the level parallel to its income and thereby reducing fiscal deficit. फिजिकल डेफिसिट जो है वो हमारा पर डे बहुत इंक्रीज होता जा रहा था. व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल डेफिसिट? फिजिकल डेफिसिट वो होता है जिसमें हमारी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कितना है और गवर्नमेंट की इनकम कितनी है. जब इनकम कम होगी और एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा, या हम ये कहें कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, अगर हमारे पास रिजल्ट माइनस में आता है तो हम कहेंगे कि फिजिकल डेफिसिट हो रहा है. और वो फिजिकल डेफिसिट इतना ज़्यादा था कि हमारी जो जीडीपी है उसका नियर अबाउट 24% हमारा फिजिकल डेफिसिट हो गया था. इतना फिजिकल डेफिसिट होने के बावजूद उसको फुलफिल करने के लिए, उसको कंपेंसेट करने के लिए हमें दूसरे कंट्रीज़ पर डिपेंड रहना था. या तो हम वर्ल्ड बैंक से पैसा उधार लेते, या हम आईएमएफ से पैसा उधार लेते. उसका भी एक इन्वर्स इफेक्ट हमारी इकोनॉमी पर पड़ जाता, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे इंडिया का पर पर्सन एक डेब्ट के नीचे आ जाता, क्योंकि उस पर बर्डन ऑफ टैक्सेस, बर्डन ऑफ डेफिसिट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता. दिस रिक्वायर्स ग्रेजुअल रिडक्शन इन इम्पोर्ट एंड इंक्रीज इन एक्सपोर्ट. तो इसके क्या रिजल्ट निकाले गए, क्या इसके वी कैन से कि क्या इसके तरीके निकाले गए कि इंपोर्ट हमारा कम होना चाहिए और एक्सपोर्ट हमारा इंक्रीज होना चाहिए. वो किन तरीकों से हो सकता था? These adjustment also requires market change in order to make इकोनॉमी फ्लेक्सिबल. ये तभी पॉसिबल था जब हम कुछ मार्केट फोर्सेस को काम करने दें, या हमारी इकोनॉमी को हम फ्लेक्सिबल बना दें. अगर हम रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशंस पर चलेंगे तो हमारी इकोनॉमी सरवाइव नहीं कर पाएगी, हमारी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर पाएगी. क्राइसिस ऑफ जून 1991.
इसके पीछे मेन रीज़न हमारा क्राइसिस भी था। उस क्राइसिस में कौन कौन से मेन इंडिकेटर्स थे, कौन कौन सी ऐसी घटनाएं थी, वो हम डिस्कस करेंगे। द प्रेजेंट प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वाज born out of the crisis in the economy, which climaxed in 1991. The crisis compelled the government to adopt a new path, economic policy, under which a series of economic reforms measures were initiated with the objective to deal with the crisis and to take the economy on a high growth path. 1991 में बहुत सारे क्राइसिस से हमें जूझना पड़ा था और उसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ कि कोई ना कोई नया रास्ता हमारी इकोनॉमी को निकालना था। उस रिसेशन से को ओवरकम करने के लिए हमें कोई ना कोई रास्ता निकालना था और हमें हाई ग्रोथ पाथ अडॉप्ट करना था। इसीलिए ये डिसाइड किया गया कि कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए जाने चाहिए। नीड ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, सबसे पहले हम बात करेंगे इंक्रीज इन फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट राजकोषीय घाटा, यानी कि राजकोष में घाटा। इट मीन्स गवर्नमेंट इनकम में घाटा। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं हमारी जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और जो हमारी गवर्नमेंट इनकम है वो बहुत कम होती जा रही है। ये एक ऐसा समय था जहां अभी तक 7 5 ईयर प्लान हमारे कंप्लीट हो चुके थे, 8th 5 ईयर प्लान को इम्प्लीमेंट हमने करना था, लेकिन ये फील किया गया 1990 में कि हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है, हमारा नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। गैर विकासात्मक कार्य, यानी कि ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे हमारी इकोनॉमी डेवलप नहीं हो रही थी, ऐसे एक्सपेंडिचर्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए थे और उसकी वजह से फिस्कल डेफिसिट हो गया था। और फिस्कल डेफिसिट इतना ज़्यादा बढ़ गया कि जो कि हमारी जीडीपी का नियर अबाउट 24% तक हो गया, जो अनबेयरेबल था हमारी गवर्नमेंट के लिए। इसका मतलब है कि हमारी इकोनॉमी पूरी तरीके से कर्जे में डूब चुकी थी। इसीलिए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की ज़रूरत पड़ी कि हमें कुछ ऐसा रास्ता अपनाना चाहिए, कुछ ऐसे रिफॉर्म्स करने चाहिए जिससे हमारी इकोनॉमी ग्रो कर सके। सेकेंड रीजन था इंक्रीज इन एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट। हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो बहुत एडवर्स हो गया था, विपरीत हो गया था, नेगेटिव हो गया था। क्यों? क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा नेगेटिव तब होगा जब हमारे इंपोर्ट ज़्यादा होंगे और एक्सपोर्ट कम होंगे। हमारी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा हो सके और इंपोर्ट हमारे कम हो सके। इसके लिए बहुत ज़रूरी था कि कोई ऐसा रास्ता अपनाना जिससे हमारे इंपोर्ट को हम इंक्रीज कर सकें, इंपोर्ट को हम डिक्रीज कर सकें और एक्सपोर्ट को हम इंक्रीज कर सकें। यानी कि एक्सपोर्ट प्रमोशन टेक्निक्स का हमें यूज़ करना था और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को हमें इम्प्लीमेंट करना था। सिर्फ यही तरीका था कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो फेवरेबल हो सकता था। इसीलिए बैलेंस ऑफ पेमेंट को फेवरेबल करने के लिए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की जरूरत पड़ी। गल्फ क्राइसिस इराक युद्ध हुआ था और इराक युद्ध के कारण सभी को पता है कि इराक जो जो है वो स्पेशली कुओं के, जो तेल के कुएं हैं उनके लिए जाना जाता है। वहाँ पर तेल सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और वो बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है तेल का। इराक के साथ युद्ध होने के कारण तेल की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और अगर पेट्रोलियम प्राइसेस हाई हो जाती हैं तो जितने भी कमोडिटीज़ हैं उन सब की प्राइस हाई हो जाती है। तो गल्फ क्राइसिस भी एक मेन रीज़न था जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी डेवलप नहीं हो पा रही थी। नेक्स्ट वन इज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की कमी हो गई थी। इतना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी नहीं था कि हम 15 दिन के लिए कहीं से इंपोर्ट हम कर लें, क्योंकि अगर हम इंपोर्ट करेंगे तो उसकी हमें पेमेंट करनी पड़ती है और पेमेंट वो उसी टर्म में करनी पड़ती है। इट मीन्स उन्हीं की करेंसी में करनी पड़ती है, या तो हम गोल्ड में करेंगे या फिर डॉलर में करेंगे। तो हमारे पास इतने डॉलर्स नहीं थे और इस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए हमें अपना गोल्ड भी गिरवी रखना पड़ा था।
That is also a negative sign for economic development. Rise in prices. प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी. इसका रीज़न भी ये था कि लास्ट 3 इयर्स में हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर में ड्यू टू गुड सीजन, गुड वेदर कंडीशंस, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन लेवल हमारा इंक्रीज हो गया था. उसकी वजह से प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज भी हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी प्राइस हाई हो गई थी. और उन प्राइसेस को रोकना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कोई भी इकोनॉमी स्टेबल तभी रहेगी जब उसकी प्राइसेस स्टेबल होंगी. प्राइसेस इतनी ज़्यादा हाई नहीं होंगी. तो प्राइसेस को स्टेबल करने के लिए कुछ नया रास्ता अपनाना था. इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बहुत ज़रूरी थे. और प्राइसेस भी, जो कि 1981 में नियर अबाउट 6.7% था, वो 1991 में इंक्रीज होकर 16.7% हो गई. तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्राइसेस जो है वो बहुत ज़्यादा हाइक हुई थी. 10% का मतलब दैट इज अलार्मिंग स्टेज फॉर योर इकोनॉमी. पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर. अभी तक जितने भी हमारे मेजर इंडस्ट्रीज थी वो सभी पब्लिक सेक्टर के अंडर में थी, पब्लिक सेक्टर की थी. और स्टार्टिंग के ओनली 15 इयर्स उन्होंने अपने ग्रोथ पाथ को रिप्रेजेंट किया था. अदरवाइज वो उनकी पुअर परफॉर्मेंस की वजह से वो आगे नहीं बढ़ रही थी. और हमारी गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं जो विश्वास है वो डगमगा रहा था कि क्या होगा अगर पब्लिक सेक्टर इसी तरीके से काम करता रहा, तो हमारी इकोनॉमी बिल्कुल स्पॉइल हो सकती है. इसीलिए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की जरूरत थी. Early crisis management measures as trend setters to the reforms process. तो प्रायोरिटी हमारी उस समय गवर्नमेंट की क्या थी? हमारी कंट्री को स्टेबलाइज करना, एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना, स्थिरता बनाए रखना. और उसके लिए जरूरी था हमारा कॉन्फिडेंस लेवल. हमारे पास फाइनेंस इतना होना चाहिए. इस क्राइसिस से बचने के लिए कहीं ना कहीं फिजिकल करेक्शन बहुत ज़रूरी था कि हम अपने फिजिकल डेफिसिट को कम करें. दूसरा, हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन डी कंट्रोल बहुत ज़रूरी था कि हम जितना भी हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन एरिया है उसको हम थोड़ा कंट्रोल करें. डी कंट्रोल मतलब सिर्फ हमारे गवर्नमेंट अथॉरिटी के हाथों में नहीं होना चाहिए, बल्कि प्राइवेट सेक्टर को भी हम अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें. बैलेंस ऑफ पेमेंट को हमें फेवरेबल बनाना था. उसके लिए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए गए थे. इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मतलब था कि हम अपने रूल्स रेगुलेशंस को लिबरल कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और ग्लोबलाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं. सिंगापुर, केनिया, जो स्विट्जरलैंड, ये कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जिनकी जो ग्रोथ है वो सिर्फ इसी वजह से हुई क्योंकि इन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए और उन्होंने बहुत ही कम टाइम में ग्रोथ पाथ को अडॉप्ट किया और आज डेवलप्ड कंट्रीज में इंक्लूड है. क्योंकि सिंगापुर तो 1961 में इंडिपेंडेंट हुआ था, जबकि हमारा कंट्री 1947 में. लेकिन आज आप देखिए, इट इज़ डेवलप्ड कंट्री और हमारा इंडिया जो है वो आज भी डेवलपिंग कंट्रीज में हम शामिल करते हैं. तो इसके लिए लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा दिया गया. इनको हम LPG पॉलिसीज के नाम से भी जानते हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज लिबरलाइजेशन? उदारीकरण क्या है? उदार होना. हम कहते हैं ना, ही इज अ वेरी लिबरल पर्सन, ही इज वेरी काइंड पर्सन. तो इसी तरीके से हमारा कंट्री भी अब लिबरल हो गया था. लिबरल इन द सेंस, जो रूल्स रेगुलेशंस हैं अब उनमें उनकी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको कम किया गया. इट मीन्स फ्री द इकोनॉमी फ्रॉम डायरेक्ट एंड फिजिकल कंट्रोल्स, जो कि गवर्नमेंट ने पहले लगाए हुए थे. 1991 से पहले जितने भी हमारे रूल्स रेगुलेशंस थे वो गवर्नमेंट ने बहुत ही स्ट्रिक्ट लगा रखे थे, जिसकी वजह से कोई भी प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट नहीं कर सकता था या अपने आप को प्रमोट नहीं कर सकता था. तो बहुत सारे कंट्रोल्स को कम किया गया, लाइक इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम. इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम को कम किया गया था, एक तरीके से चेंज किया गया था कि अब आपको हर छोटी सी चीज़ के लिए अगर आप नया इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हैं या कुछ इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होगी. प्राइस कंट्रोल,
प्राइस को कंट्रोल करने की कोशिश की गई थी, क्योंकि अगर आप फ्री मार्केट सिचुएशंस के अकॉर्डिंग चलते हैं तो प्राइसेस इतनी हाइक नहीं हो सकती हैं, उसको भी लिबरल किया गया। और फाइनेंशियल कंट्रोल ऑन गुड्स, इंपोर्ट लाइसेंस, इंपोर्ट के लिए भी आपको लाइसेंस की ज़रूरत थी, उसको भी लिबरल किया गया। फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल, ऑब्वियसली अगर आप एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत होगी आपको, तो वो भी जो रूल्स रेगुलेशंस थे उनको भी थोड़ा लिबरल किया गया। एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन इन्वेस्टमेंट बाय बिग बिजनेस हाउसेस, जो भी बिग बिजनेस हाउसेस थे जो इन्वेस्ट कर रहे थे ह्यूज अमाउंट, उनको भी रिस्ट्रिक्ट जो किया गया था, अब उनको भी लिबरल कर दिया गया था। दीज कंट्रोल्स लीड्स टू फॉल इन इकोनॉमिक ग्रोथ। अब ये सभी जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ पे कंट्रीब्यूट करेंगे। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो है वो बेस्ड थे मार्केट फोर्सेस पर, और अगर आपकी इकोनॉमी मार्केट फोर्सेस पर बेस्ड है तो वहाँ पर गवर्नमेंट का रोल कम हो जाता है। नेग्लेक्ट तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन कम हो जाता है, क्योंकि मार्केट जो मार्केट फोर्सेस हैं वो अपने आप ही डिमांड एंड सप्लाई को हैंडल कर लेती हैं, प्राइस को हैंडल कर लेती हैं, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन सब कुछ अपने आप ही हैंडल हो जाता है। लिबरलाइजेशन के लिए कौन कौन से ऐसे स्टेप्स उठाए गए? फर्स्ट ऑफ ऑल, एबोलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन। पहले अगर आप इन केस नई इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हैं तो आपको गवर्नमेंट की परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी, और मोस्टली जो प्राइवेट सेक्टर है उसको तो उस पर तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी कि वो तो एंटर कर ही नहीं सकता है, और सारा का सारा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो पब्लिक सेक्टर के हाथ में था। लेकिन नई इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग सिर्फ 6 सेक्टर को छोड़कर बाकी सभी के लिए, सभी प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिए गए थे। वो 6 सेक्टर भी ऐसे थे जो कि जैसे सिगरेट है या स्मोकिंग एरिया है या लिक्वर है, देन हार्मफुल केमिकल हैं, या हमारी जो आर्मी के लिए वेपन्स हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी गवर्नमेंट की कंट्रोल में थी। बाकी सभी लिबरल कर दी गई थी, अब उनके लिए लाइसेंस की ज़रूरत नहीं थी। कंसेशन फ्रॉम एमआरटीपी एक्ट, एमआरटीपी एक्ट में भी कंसेशन दिया गया था। एमआरटीपी एक्ट, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। अगर हम बिफोर 1991 की बात करें तो जितने भी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं या बड़े एंटरप्रेन्योर हैं, अगर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनके लिए फिक्स किया गया था कि 100 करोड़ से ज़्यादा का अगर इन्वेस्टमेंट है तो आपको आप एमआरटीपी एक्ट के अंडर आते हैं, और आप पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं। वो अपनी मर्जी से प्रोड्यूस नहीं कर सकते थे कि हमें कितना प्रोड्यूस करना है, वो अपनी वो अपने लेवल पे कोई टेक्नोलॉजी चेंज नहीं कर सकते थे, वो अपने लेवल पे रॉ मटेरियल परचेज नहीं कर सकते थे, वो अपनी कैपेबिलिटी को इंक्रीज नहीं कर सकते थे, तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस उन पर लगाए गए थे, उसमें अब कंसेशन दिया गया था। फ्रीडम फ्रॉम एक्सपेंशन एंड प्रोडक्शन टू इंडस्ट्रीज, अब फ्रीडम दी गई थी कि अगर आप अपने कंपनी को एक्सपेंड करना चाहते हैं, अगर आप अपने प्रोडक्शन लेवल को इंक्रीज करना चाहते हैं, देन यू कैन इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट लिमिट। अब इन्वेस्टमेंट लिमिट को भी लिबरल कर दिया गया, इसको बढ़ाकर जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं उनमें इन्वेस्टमेंट को 1 करोड़ कर दिया गया मैक्सिमम, और जो कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं उनमें इन्वेस्टमेंट को बढ़ाकर 25 लाख तक किया गया। फ्रीडम टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स, अब अगर आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, अगर आप कुछ कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं थी, गवर्नमेंट की परमिशन की ज़रूरत नहीं थी, यू कैन इंपोर्ट इजीली एंड यू कैन ग्रो योर इंडस्ट्री। फ्रीडम टू इंपोर्ट टेक्नोलॉजी, इवन टेक्नोलॉजी भी आप इंपोर्ट कर सकते थे, इसके लिए भी फ्रीडम दी गई थी। फ्री डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट्स, पहले हमारा जो इंटरेस्ट रेट था वो फिक्स था बिल्कुल, अब फ्लोटिंग रेट्स पर इंटरेस्ट रेट्स किया गया। इट मीन्स इंटरेस्ट रेट को भी आप अपनी मर्जी से डिटरमाइन कर सकते थे। एंड एक्शन प्लान फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आप एक एक्शन प्लान बना सकते थे जिसके अकॉर्डिंग आप
अपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर डेवलप आप कर सकते थे। आपको कौन सा सॉफ्टवेयर ज़रूरी है, आपके लिए कौन सी टेक्नोलॉजी बेहतर है, उसको आप इजीली अडॉप्ट कर सकते थे। नेक्स्ट वन इज प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण। अब कहीं ना कहीं हमारी जो गवर्नमेंट है वो अपने स्टेप पीछे की ओर ले रही थी, डिसइन्वेस्टमेंट कर रही थी कि प्राइवेट सेक्टर को आगे आने का मौका दिया जा रहा था। प्राइवेटाइजेशन मीन्स प्राइवेट सेक्टर टू सेटअप मोर एंड मोर इंडस्ट्रीज। अब प्राइवेट सेक्टर पहले से ज़्यादा इंडस्ट्रीज को सेटअप कर सकता था और इसके लिए कुछ चेंजेस किए गए थे, लाइक चेंज इन ऑनरशिप। अब पहले सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर ऑनर थी, अब जो है प्राइवेट सेक्टर भी ऑनर हो सकती है। इट मीन्स जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए थे उसके अकॉर्डिंग क्या था कि सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर की ऑनरशिप को एक्सेप्ट किया जाता था, लेकिन अब प्राइवेट सेक्टर की ऑनरशिप को भी एक्सेप्ट किया जाता है और कहीं ना कहीं जो शेयर्स हैं उनके वो 49% से इंक्रीज करके 51% तक किए गए। टोटल नेशनलाइजेशन, टोटल नेशनलाइजेशन किया जा सकता था, जॉइंट वेंचर प्राइवेट और पब्लिक दोनों को इन्वॉल्व किया जा सकता था। लिक्विडेशन, लिक्विडेशन के अकॉर्डिंग भी इट विल डिसाइड बाय द लिक्विडेशन कि आप कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये चीज़ डिसाइड करेगी कि हु विल बी द ऑनर ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री। अगर आपका शेयर ज़्यादा है और दूसरे का कम है तो इट मीन्स उसकी ऑनरशिप ज़्यादा होगी और दूसरे की ऑनरशिप कम होगी। वर्कर्स कोऑपरेटिव, जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके सहयोगिता से ही सारा काम होगा, उनकी कोऑपरेशन से ही सारा काम होगा और उनको भी उसमें हिस्सेदारी मिलेगी। सेकेंड वन इज ऑर्गेनाइजेशनल मेजर। इट इंक्लूड्स वेराइटी टू ऑफ मेजर्स टू लिमिट स्टेट कंट्रोल। अब स्टेट कंट्रोल्स को भी लिमिट किया गया था। अ होल्डिंग कंपनी स्ट्रक्चर, कंपनी का स्ट्रक्चर कैसा है, लीजिंग कैसी है, लीज पर भी दिए जाते हैं कुछ इंडस्ट्रीज, तो लीजिंग जो लीजिंग कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं उनको भी लिबरल किया गया था और उनको उनके लिए भी प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट किया गया था। ऑपरेशनल मेजर, ऑटोनॉमी टू द ऑपरेटर ऑफ द एंटरप्राइजेस। अब ऑटोनॉमी हो गई थी, अब आप अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, अपने ग्रोथ के अकॉर्डिंग आप काम कर सकते थे और अपने इंडस्ट्री को, एंटरप्राइज को सेटअप कर सकते थे। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या रहे हैं, क्या उद्देश्य रहे हैं निजीकरण के? सबसे पहला उद्देश्य तो यही था टू इंक्रीज एफिशिएंसी एंड कॉम्पिटिटिव पावर ऑफ द एंटरप्राइजेस। ये चाहते थे कि जो पब्लिक सेक्टर अपने आप को घाटे में दिखा रहा था, डेफिसिट शो कर रहा था, पुअर परफॉर्मेंस रिप्रेजेंट कर रहा था, वो चीज़ हम फ्यूचर में नहीं चाहते थे। इसीलिए ये डिसाइड किया गया कि किस तरीके से जो एंटरप्राइजेज हैं, जो प्राइवेट एंटरप्राइजेज हैं, उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज किया जाए। ऑब्वियसली सभी को पता है कि प्राइवेट सेक्टर में जिसमें क्वालिटी होगी वही टिकेगा, तो एफिशिएंसी को इंक्रीज करने की कोशिश की गई और एक कॉम्पिटिटिव पावर, एक कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो बहुत जरूरी हो गई कि अगर आपको टिकना है, अगर आपको एग्जिस्ट करना है, फिटेस्ट फॉर द सर्वाइवल, अगर आपको रहना है तो आपको फिट रहना पड़ेगा, आपको, आपके अंदर कॉम्पिटिटिवनेस की फीलिंग होनी चाहिए। अगर आप कॉम्पिटिटिवनेस की फीलिंग आपके अंदर नहीं है, यू कैन आउट फ्रॉम द मार्केट। टू स्ट्रेंथन इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट को मजबूत करने के लिए भी प्राइवेटाइजेशन को अडॉप्ट किया गया था। टू अर्न मोर एंड मोर फॉरेन करेंसी। अब प्राइवेटाइजेशन आ गया, प्राइवेटाइजेशन क्या करेगा? प्राइवेटाइजेशन का मेन मोटिव क्या होगा? टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट या फॉर सेल्स मैक्सिमाइजेशन। और अगर ज़्यादा प्रॉफिट के लिए आप काम करोगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, आप ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं और एक्सपोर्ट करेंगे तो फॉरेन करेंसी को अट्रैक्ट करेंगे आप। तो मेक ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। आपके रिसोर्सेज अभी तक प्रॉपर यूज नहीं हुए थे, प्रॉपर यूटिलाइज नहीं हुआ था उनका, क्योंकि प्राइवेट पब्लिक सेक्टर में मैक्सिमम ऐसे रिसोर्सेज थे जो प्रॉपर यूटिलाइज हुए ही नहीं। अगर उनको प्रॉपर यूटिलाइज करना चाहते हैं तो प्राइवेटाइजेशन को अपनाना बहुत जरूरी हो गया था। टू अचीव रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री,
सिर्फ हमारा सेकेंडरी प्लान ऐसा था जिसमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज को सेटअप किया गया था, लेकिन क्या उनको एस्टेब्लिश करना ही काफ़ी था या उनकी डेवलपमेंट को भी इम्प्रूव करना था? उनकी डेवलपमेंट को इम्प्रूव करने के लिए प्राइवेटाइजेशन बहुत ज़रूरी था। इसीलिए इसका यही भी ऑब्जेक्टिव था कि हमारी जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो बहुत तेज़ी से हो। इसके एडवांटेजेस भी हुए। एडवांटेजेस, फर्स्ट एडवांटेज क्या है? रिडक्शन इन इकोनॉमिक बर्डन। अब इकोनॉमिक बर्डन कम हो गया। अब सारा का सारा हमारी गवर्नमेंट पर बर्डन नहीं है कि आपको प्रॉफिट शो करना है, या अब उनका सिर्फ एक ही काम था कि वो सोशल वेलफेयर की ओर फोकस करें, बाकी सारा काम प्राइवेट सेक्टर देखेगा। तो इकोनॉमिक बर्डन कम हो गया। इंक्रीज इन एफिशिएंसी। अभी तक जो पब्लिक सेक्टर कोशिश कर रहा था कि एफिशिएंसी को हम बढ़ाएं, इंक्रीज करें, अब वो अपने आप ही प्राइवेटाइजेशन के दौरान इंक्रीज हो रही थी। रिडक्शन इन सेंस ऑफ इररिस्पॉन्सिबिलिटी। आज भी कहीं ना कहीं हमारी सोच ऐसी है कि अगर हमारी गवर्नमेंट जॉब लग जाए तो हम काम करना छोड़ देते हैं, या पहले हमारे अंदर ज़ील होती है कि हम बहुत अच्छे से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसी एनवायरनमेंट में आकर कहीं ना कहीं हम भी अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज से पीछे भागना शुरू कर देते हैं। रिडक्शन इन सेंस ऑफ इररिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जो है इररिस्पॉन्सिबिलिटी की जो एक फीलिंग है, जो सेंस है, उसमें कमी आई, उसको रिड्यूस करने की कोशिश की गई। साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स स्टेप बाय स्टेप वी हैव टू मूव ऑन। हमें आगे बढ़ना है और प्रॉपर तरीके से बढ़ना है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट, ऐसी मैनेजमेंट जो प्रॉपर तरीके से काम करे। रिडक्शन इन पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। अगर पब्लिक सेक्टर ही नहीं है या उसका रोल कम है तो ऑब्वियसली पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम हो जाएगी। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि प्राइवेटाइजेशन के दौरान जब आपका शेयर प्राइवेट हाथों में ज़्यादा है तो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस अपने आप ही कम हो जाएगा, और गवर्नमेंट इंटरफेरेंस जहाँ पर कम होगा वो इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से ग्रो करेगी। तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत कम हो गया था। एनकरेजमेंट ऑफ न्यू इन्वेंशंस। अगर प्राइवेट सेक्टर आगे आएगा, वो उनका एक मोटिव क्या होता है कि अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, और प्रॉफिट को मैक्सिमम करना है तो आपको नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी, और कहीं ना कहीं जो इनोवेशंस आपको उस पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज़रूरी हैं। एक और चीज़ मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहूँ, क्योंकि अभी तेल पेट्रोलियम की जो प्राइसेस हैं वो बहुत हाइक हो गई हैं, तो हमारी गवर्नमेंट ने 2 दिन पहले ही अनाउंस किया है, जिसमें कार डीलर्स जितने भी हैं, ऑटोमोबाइल्स जितने भी कंपनीज़ हैं, उनसे रिक्वेस्ट की है कि ऐसी ऑटोमोबाइल्स बनाई जाएँ, ऐसी कारें बनाई जाएँ जिनमें कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल कम से कम हो। इट मीन्स एनकरेजमेंट ऑफ न्यू इन्वेंशंस। बट ऐसा नहीं है कि प्राइवेटाइजेशन हो गया तो कुछ हमें 100% बेनिफिट ही होगा, कुछ डिसएडवांटेजेस भी इसके सामने आई। दिस वन इज लैक ऑफ सोशल वेलफेयर। सिर्फ गवर्नमेंट ये सोच सकती है कि सोशल वेलफेयर करना है, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर यही सोचेगा कि मैं अपने प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमम करूं। इसीलिए सोशल वेलफेयर को मैक्सिमम करने के लिए पब्लिक सेक्टर का होना बहुत ज़रूरी है। अब क्योंकि प्राइवेट सेक्टर आगे आ गया तो उनमें ये फीलिंग नहीं थी कि हम कहीं हॉस्पिटल्स बनवा दें या हम कहीं डैम बनवा दें या ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी को बढ़िया करें, वो सारा काम हमारी गवर्नमेंट का था। अब लैक ऑफ सोशल वेलफेयर, क्लास स्ट्रगल। क्लास स्ट्रगल बहुत बढ़ गया, क्योंकि अगर आपको बने रहना है उस पर्टिकुलर स्टेज पर, उस पर्टिकुलर कुर्सी पर, तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। इंक्रीज इन इनइक्वालिटी। अब क्योंकि सारा के सारा जो शेयर है वो प्राइवेट सेक्टर के पास चला गया तो कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेशन बढ़ जाएगी, इनइक्वालिटी और इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि पैसे को पैसा कमाता है। अब पैसे वाला और ज़्यादा अमीर होता जा रहा है और जिनके पास पैसा नहीं है, गरीब आदमी और ज़्यादा गरीब होता जा रहा है। तो एक जो डिफरेंस है दोनों में वो इंक्रीज होता जा रहा है। इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करेंगे, तो अगर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ होगी तो ऑब्वियसली एक मशीन 10 लोगों को अनएम्प्लॉयड कर देगी, तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाएगी।
एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वीकर सेक्शन, जो वीकर सेक्शन है उनको एक्सप्लॉयट किया जाएगा। और हमारे इंडिया में पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि जिसकी वजह से एक्सप्लॉयटेशन तो वैसे भी हो रहा है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है, जो जितना डिजर्व करता है उसको उतना नहीं मिल रहा, इसकी वजह से एक्सप्लॉयटेशन और ज़्यादा बढ़ रहा है। मेजर्स अडोप्टेड फॉर प्राइवेटाइजेशन, किया क्या गया, कंट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर को के स्कोप को कम किया गया, डिसइन्वेस्टमेंट किया गया, कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट सेक्टर के हाथ में जो पावर थी उसको कम किया गया, जो गवर्नमेंट सेक्टर का एक शेयर था उसको कम किया गया, जहां गवर्नमेंट सेक्टर 100% अपना पार्टिसिपेशन शो करती थी उसको कम किया गया। डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है अपने पैर पीछे खींचना, इसका मतलब होता है कि अपनी इन्वॉल्वमेंट को कम करना, डिसइन्वेस्टमेंट किया गया। सेल ऑफ शेयर ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, अब जो है पब्लिक एंटरप्राइजेस के जो शेयर्स हैं उसको सेल किया गया, यानी कि अब प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा बेनिफिट हो रहा था, उसके शेयर को इम्प्रूव किया गया। इंक्रीज इन प्राइवेट सेक्टर को तो इंक्रीज किया ही गया ताकि कंट्री की डेवलपमेंट हो सके। कन्वर्जन ऑफ लोन्स इनटू शेयर्स इज नॉट नेसेसरी। कन्वर्जन ऑफ लोन्स, आपका कितना योगदान है किसी में, अगर आप शेयर कर रहे हैं, अगर मुझे एक कंपनी को सेटअप करना है, तो अगर प्राइवेट सेक्टर 75 देगा तो ऑब्वियसली जो पब्लिक सेक्टर है उसका सिर्फ 25% शेयर रह जाएगा। अब ये जो कन्वर्जन है वो चेंज हो गया। सिक इंडस्ट्रीज, जितने भी सिक इंडस्ट्रीज थी जहां पर पब्लिक सेक्टर की पुअर परफॉर्मेंस रिप्रेजेंट हो रही थी, वो सारी की सारी पब्लिक प्राइवेट सेक्टर को दी गई, वहां तक पास आउट हो गई। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग किसकी किसके साथ अंडरस्टैंडिंग है, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग किसी के साथ होगी तो आपको ही बेनिफिट होगा। तो ये भी प्राइवेट सेक्टर में ये देखा गया कि किसके अंदर ये काबिलियत है, आपके अंदर कितनी पोटेंशियल है, कितनी एबिलिटी है, और उसी को वो काम दिया गया। पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स एंड डिसइन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, पब्लिक सेक्टर में जो रिफॉर्म्स किए गए, जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड गवर्नमेंट कंपनीज, ये इंक्लूड थी। इरिगेशन एंड पावर प्रोजेक्ट, ये सारे गवर्नमेंट सेक्टर के पास थे। रेलवे, पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स, ये हमारे गवर्नमेंट सेक्टर के पास ही रहे हैं। बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल एंड अदर सर्विसेज भी हमारी गवर्नमेंट सेक्टर के पास ही रही हैं। ग्रोइंग सेक्टर अगेंस्ट द पब्लिक सेक्टर, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द फाइनेंशियल एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स, प्राइवेट सेक्टर का फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव है, वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करना चाहते हैं, यहाँ पर सोशल ऑब्जेक्टिव्स जो वेलफेयर मैक्सिमम करना चाहते हैं। अब प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। प्रॉब्लम ऑफ लॉसेस और लो रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अब जो है ज़्यादा लॉस भी होना शुरू हो गया और लो रेट ऑफ रिटर्न, क्योंकि हमने बात की थी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है अब वो भी अपने अकॉर्डिंग तय कर सकते हैं। तो अगर आप ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन आपको रिटर्न कम मिलेगा तो ऑब्वियसली लॉस होगा। लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म इन मैनेजमेंट, अब प्रोफेशनलिज्म को कम किया गया, इसका ये इम्पैक्ट हुआ। टाइम एंड कॉस्ट ओवररन्स इन न्यू प्रोजेक्ट, अब जितना भी जो भी नए प्रोजेक्ट आए उसमें टाइम और कॉस्ट को क्या किया गया, ओवररन्स, ओवर मतलब जहाँ पर टाइम बहुत ज़्यादा लगता था या कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती थी, अब वो कम होनी शुरू हो गई, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर अपने आप को बहुत ज़्यादा एफिशिएंट रिप्रेजेंट करेगा। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी, पब्लिक सेक्टर ने क्या किया था, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी, उन्होंने 100% यूटिलाइज ही नहीं किया किसी रिसोर्सेज को। ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी, और अगर आप में सामर्थ्य नहीं है तो आप बैकआउट कर सकते हैं। तो अपने ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी को भी पब्लिक सेक्टर ने रिप्रेजेंट किया, और यही वजह थी कि प्राइवेटाइजेशन बहुत ज़रूरी हो गया था। पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स कहीं ना कहीं रिफोकस करने की ज़रूरत थी। सिस्टम ऑफ पीएससी, फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल ऑटोनॉमी, रिकंस्ट्रक्टिंग ऑफ सिक यूनिट्स, प्राइवेटाइजेशन थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ पीएसयू वर्कर्स इंटरेस्ट, ये सारे ऐसे रिफॉर्म्स हैं जो कि पब्लिक सेक्टर में किए गए।
क्योंकि उन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा लॉस में रिप्रेजेंट किया था। कहीं ना कहीं डिसइन्वेस्टमेंट का एक स्टेप उठाया गया था। बहुत सारी सिक यूनिट्स थी, अब उनको रिकंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत थी। प्राइवेटाइजेशन किया गया डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू। बहुत सारे ऐसे लॉज बनाए गए जिससे जो वर्कर्स हैं उनके फ्यूचर को सिक्योर किया जा सके। डिसइन्वेस्ट, अभी हमने बताया कि डिसइन्वेस्ट किया गया था। The disinvest program towards greater privatization of the economy was launched in the year 1991 and 92 with the announcement of the new industrial policy. न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी में ही इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया था और डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस के दौरान ही बहुत सारी ऐसी कंपनीज थी जिन्होंने अपने आप को लॉस में रिप्रेजेंट किया और वो प्राइवेट हाथों में चली गई थी। डिसइन्वेस्टमेंट के कारण भी बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हुए थे, जैसे वैल्यूएशन ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट। अगर आप अपने आप को अपनी एफिशिएंसी को प्रॉपर रिप्रेजेंट नहीं करेंगे और वो काम किसी दूसरे को दे दिया जाए तो कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू पर क्वेश्चन मार्क आता है कि आपने क्या किया, क्यों प्रॉफिट शो नहीं किया, क्यों रिसोर्सेज को प्रॉपर यूटिलाइज नहीं किया। मेथड्स ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट, किस तरीके से कौन से मेथड्स के थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट किया जाए, ये भी एक इशू था। द एक्सटेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट, और अगर डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसका कितना वाइड एरिया होगा, क्या सभी एरियाज में डिसइन्वेस्टमेंट किया जाए या कुछ प्रॉपर एरियाज में ही डिसइन्वेस्टमेंट किया जाए। इश्यूज कंसर्निंग लेबर, और लेबर से रिगार्डिंग तो बहुत बड़ा इशू है कि डिसइन्वेस्टमेंट कहाँ किया जाए। आपकी प्रजा है, आपकी जनता है, आपको उनकी भलाई करनी है तो कुछ सोशल वेलफेयर की भी बातें यहाँ पर होनी चाहिए थी। तो इस टाइप के कुछ इश्यूज जो हैं वो क्रिएट हुए। इट इज़ डिफाइंड एज अ प्रोसेस एसोसिएटेड विद इंक्रीजिंग ओपननेस, growing economic independence and deepening economic integration in the world economy। हम बात कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन की। हम हमेशा बात करते हैं, इंडिया में एक कोट है कि वसुधैव कुटुंबकम, कि आप पूरी जो पृथ्वी है वो आपके परिवार के समान है। और इस ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी था। क्यों? क्योंकि कोई भी इकोनॉमी अकेले सरवाइव नहीं कर सकती, अकेले ग्रो नहीं कर सकती। अगर आप अकेले ही दौड़ रहे हैं तो आप ही फर्स्ट होंगे और आप ही लास्ट होंगे। नो जजमेंट। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम अगर ये देखना चाहते हैं कि हमारे अंदर कितनी काबिलियत है तो हमारा स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को अडॉप्ट किया गया और हमारी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए भी ग्लोबलाइजेशन बहुत ज़रूरी था। इसके लिए कौन कौन से स्टेप्स उठाए गए? रिडक्शन ऑफ ट्रेड बैरियर्स, जो हमारे पहले एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर बहुत सारे बैरियर्स लगाए गए थे, बहुत सारी लाइसेंसिंग पॉलिसीज जो थी उन सबको लिबरल किया गया, बैरियर्स को हटाया गया। फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल, अब आप फ्रीली कोई भी कंट्री जो है वो हमारी कंट्री में इन्वेस्ट कर सकती है और हमारी कंट्री दूसरे कंट्री में इन्वेस्ट कर सकती है। फ्री फ्लो किया गया। फ्री फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी, अब हम अगर ग्रो करना चाहते हैं, डेवलप होना चाहते हैं तो हम टेक्नोलॉजी को भी अडोप्ट कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं दूसरे कंट्रीज से, या अगर हमारे पास कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है तो हम दूसरे कंट्रीज में शिफ्ट कर सकते हैं, वहाँ उसको एक्सपोर्ट कर सकते थे। फ्री मूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, सेम कि जो टेक्नोलॉजी की जो मूवमेंट है उसको फ्री किया गया। बहुत सारे प्रोसेस ग्लोबलाइजेशन के दौरान अडोप्ट किए गए। अगर हम स्टेज 1 की बात करें तो डोमेस्टिक कंपनी एक्सपोर्ट टू फॉरेन कंट्रीज थ्रू द डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ होम कंट्री। अगर हम सेकेंड स्टेज की बात करें द डोमेस्टिक कंपनी एक्सपोर्ट टू फॉरेन कंट्रीज डायरेक्टली ऑन इट्स होम। अब स्वतंत्र रूप से, खुले रूप से हम फॉरेन कंपनीज को बुला रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि आप हमारी कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट करो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसको हम कह सकते हैं। स्टेज 3 द डोमेस्टिक कंपनी बिकम्स एन इंटरनेशनल कंपनी। आप देखिए आज जितनी भी एमएनसीज हैं बहुत फेमस, और उन्हीं की वजह से हमारी इकोनॉमी ग्रो भी कर रही है क्योंकि हमारे लोग वहाँ पर एम्प्लॉयड हैं। स्टेज 4 द कंपनी replicated a foreign company in the foreign country by having all the facilities including R&D,
फुल फ्लैड्ज ह्यूमन रिसोर्सेज, हमारी कंट्री में वो इन्वेस्टमेंट करके किस तरीके से फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव कर रहे हैं, किस तरीके से ह्यूमन रिसोर्सेज को प्रॉपर यूटिलाइज कर रहे हैं, इससे हमें भी बेनिफिट हो रहा है और दूसरे कंट्रीज़ को भी बेनिफिट हो रहा है। एंड द लास्ट इज द कंपनी बिकम्स अ ट्रू फॉरेन कंपनी बाय सर्विंग द नीड्स ऑफ फॉरेन कस्टमर जस्ट लाइक द होस्ट कंट्रीज कंपनी सर्व्स। अब हमारी कंट्रीज में आके वो किस तरीके से होस्ट कर रहे हैं और किस तरीके से ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं अपने कस्टमर्स की, फॉरेन कस्टमर्स की। टाइप्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट्स, मार्केट्स को ग्लोबलाइज किया गया कि एक कॉम्पिटिटिवनेस आ जाए, सभी मार्केट्स अपने आप को किस तरीके से डेवलप करें, किस तरीके से कॉम्पीट करें और अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में आए, इसीलिए ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट। ग्लोबलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का ग्लोबलाइजेशन किया गया। ग्लोबलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, ताकि हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकें और अच्छा प्रोडक्ट सामने आए। ग्लोबलाइजेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, कहीं कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी, कोई भी कंट्री अब हमारी कंट्री में इन्वेस्ट कर सकता था, सभी रास्ते खोल दिए गए, चाहे वो टेक्नोलॉजी के हों, चाहे वो प्रोडक्शन के हों, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के हों, चाहे वो मार्केट के हों। मेजर्स टेकन फॉर ग्लोबलाइजेशन, रिडक्शन ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटीज़, इम्पोर्ट ड्यूटीज़ को कम किया गया, एनकरेजमेंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एफडीआई को प्रमोट किया गया, एनकरेज किया गया, रिड्यूसिंग कस्टम ड्यूटी, जो भी कस्टम ड्यूटीज़ थी उनको रिड्यूस किया गया, डिवेल्यूएशन ऑफ करेंसी, नियर अबाउट 20% जो है वो डिवेल्यूएशन किया गया था हमारी करेंसी का ड्यूरिंग दैट टाइम, ताकि हमारी इकोनॉमी ग्रो कर सके। एंड द पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी, और पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी को भी इंक्लूड किया गया था। देन ओवरऑल अगर हम बात करें तो फेवर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इसकी वजह से, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ इम्प्रूव हुई है, हमारे अंदर इंडस्ट्रियल सेक्टर में स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो कॉम्पिटिटिवनेस की फीलिंग आई है, पॉवर्टी इंक्रीज होने की बजाय हमारी डिक्रीज हुई है, क्योंकि हम बात कर रहे थे कि एम्प्लॉयमेंट हमारी इंक्रीज हुई है, अगर एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी तो हमारी जो पॉवर्टी है वो डिक्रीज होगी, और कहीं ना कहीं अगर पॉवर्टी डिक्रीज हो रही है तो इनइक्वालिटी भी डिक्रीज हो रही है, उसमें भी रिड्यूस जो है हुआ है। इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ पब्लिक सेक्टर, अब जब पब्लिक सेक्टर ने ये देखा कि उस पर्टिकुलर कंपनी को प्राइवेट सेक्टर के हाथों में सौंप दिया गया है, तो उन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को इम्प्रूव किया, अपनी एफिशिएंसीज को इंक्रीज किया है। अब कहीं ना कहीं पब्लिक सेक्टर की जो आउटपुट है, जो आउटकम्स हैं वो पहले से बेटर हैं। फॉल इन फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट कम हुआ है पहले से हमारा, उसका भी रीज़न यही है कि जो हमारा जितने भी जो इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं उन्होंने प्रमोट किया हमें, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई, जिसकी वजह से फिस्कल डेफिसिट भी कम हुआ। चेक ऑन प्राइस राइज, अब प्राइसेस थोड़ी सी स्टेबल हुई न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से, क्योंकि कहीं ना कहीं जब कॉम्पिटिटिवनेस की फीलिंग आती है तो हमें अपने प्राइसेस को कम करके एक्सपोर्ट करना था, अगर हमारी प्राइसेस उतनी ही होंगी तो कोई भी फॉरेन कंट्री हमारी कंट्री से सामान या गुड्स कोई भी नहीं परचेज करेगा, अगर उनको ज़्यादा प्राइस पर वो चीज़ें मिलेंगी तो आई थिंक कोई भी परचेज नहीं करेगा, इसीलिए प्राइसेस को कम किया गया ताकि एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जा सके। डिक्लाइन इन बीओपी डेफिसिट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, क्योंकि एक्सपोर्ट अब हमारा इंक्रीज हो रहा है और इंपोर्ट को हम कम कर रहे हैं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट भी पहले से कम हुआ। इंक्रीज इन एफिशिएंसी, ओवरऑल एफिशिएंसी इंक्रीज हुई है, चाहे वो हम प्राइवेट फॉर्म की बात करें चाहे वो हम पब्लिक सेक्टर की बात करें। इम्पेटस ऑफ मिडिल क्लास, मिडिल क्लास बहुत अपने आप को प्रोत्साहित महसूस करता है, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज सेटअप हुई, कॉटेज इंडस्ट्रीज सेटअप हुई, और कहीं ना कहीं जो मिडिल क्लास है उनका एम्प्लॉयमेंट लेवल इंक्रीज हुआ, तो बहुत ज़्यादा उन्होंने अपने आप को अपलिफ्ट किया है। डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी डेवलप हुई हैं। देन क्रिटिसिज्म, लेस इम्पोर्टेंस टू एग्रीकल्चर, आपने प्राइवेट सेक्टर पढ़ा, ग्लोबलाइजेशन पढ़ा और लिबरलाइजेशन पढ़ा, कहीं भी हमने इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड कोई भी
पॉइंट को स्टडी नहीं किया है। तो इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर को नेग्लेक्ट किया गया, जबकि हमारी इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी है जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर को ही प्रायोरिटी दी जाती है। इंड्यूस्ड बाय IMF एंड वर्ल्ड बैंक, जो ये पॉलिसी अडोप्ट की गई थी LPG पॉलिसी, वो कहीं ना कहीं दबाव में ये चेंजेस किए गए थे, चाहे वो वर्ल्ड बैंक का प्रेशर हो चाहे वो IMF का हो। इन्होंने प्रेशराइज किया था हमारी इकोनॉमी को कि आपको कुछ इकोनॉमिक चेंजेस करने होंगे, देन चेंज योर पॉलिसी, देन वी विल सपोर्ट यू। मोर डिपेंडेंस ऑन फॉरेन डेब्ट, अब क्योंकि हमारा इंडिया ऑलरेडी फिजिकल डेफिसिट से जूझ रहा था, तो अब कहीं ना कहीं जो फॉरेन डेब्ट है उस पर डिपेंड हो गया। डिपेंडेंस ऑन फॉरेन टेक्नोलॉजी, अब क्योंकि फ्री कर दिया गया था कि आप टेक्नोलॉजी को अडोप्ट कर सकते हैं, आप मूव करवा सकते हैं, तो हमारी एक डिपेंडेंसी हो गई कि हम फॉरेन टेक्नोलॉजी पर डिपेंड हो गए। प्रमोशन ऑफ कंज्यूमरिज्म, अब क्योंकि मार्केट फोर्सेस, फ्री मार्केट फोर्सेस हैं, तो ऑब्वियसली कंज्यूमरिज्म, उपभोक्तावाद को प्रमोट किया गया। ऐसी चीज़ों को प्रोड्यूस किया जाएगा जो कि वेलफेयर को नहीं इंक्रीज करेंगी बल्कि कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन लेवल को प्रमोट करेंगी। मोर इम्पोर्टेंस टू प्राइवेटाइजेशन, ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया गया, जो कि कहीं ना कहीं हार्मफुल है। एक लिमिट तक ही इसको प्रमोट किया जाना चाहिए था। एंड प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, और प्रॉब्लम्स काफ़ी क्रिएट हुई, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ, क्योंकि जहाँ प्राइवेटाइजेशन की बात होती है वहाँ पर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक की भी बात होती है। तो आज के लिए हम इतना ही। थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू वेरी मच।